अब हम अपने इस यूनिट का, इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, ओलिगोपोली। लास्ट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से पढ़ना और समझना है जो बातें मैं आपको बताने जा रहा हूं, जिससे कि वो सारे क्वेश्चंस जो हमसे एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम आसानी से सॉल्व कर पाए। कॉन्सेप्ट है हमारा ओलिगोपोली का। ओलिगोपोली को हम कैसे डिस्क्राइब करते हैं? कंपटीशन अमंग फ्यू। कुछ लोगों के बीच में कंपटीशन चल रहा है, उंगलियों पे गिने जाने वाले लोग होते हैं। 10 उंगलियां दी ना भगवान ने, 2 से 10। भाई अकेला एक होगा तो वो क्या हो गया? मोनोपोली हो गया। 10 से अगर ज्यादा है तो आप कह दीजिए कि मोनोपोलिस्टिक है। और बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइटली लार्ज, तो आप चले जाइए परफेक्ट कंपटीशन में। अगर मैं बात करूं कि कितने लोग बेचने वाले हैं, कितनी फर्म्स यहां पर इन्वॉल्व हैं, बाकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, बाकी भी फीचर्स होते हैं जिसके बेसिस पर हम डिसाइड करते हैं कि ये परफेक्ट कंपटीशन है या कौन सा कंपटीशन है। लेकिन अभी इनिशियली अगर मैं सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ फर्म्स के बारे में जिक्र करूं तो आपका फोकस मैं यहां पर लाना चाहता हूं सिर्फ नंबर ऑफ फर्म्स के बेसिस पर। अगर हम देखें तो अकेला एक फर्म हो तो मोनोपोली, 2 से 10 के बीच में फर्म्स अगर हैं तो कह दीजिए ओलिगोपोली, 10 से ज्यादा है तो कह दीजिए मोनोपोलिस्टिक, और इनफाइनेटली लार्ज है तो कह दीजिए परफेक्ट कंपटीशन। हालांकि सिर्फ और सिर्फ यही एक क्राइटेरिया नहीं होता है, आप जानते हैं, बाकी क्राइटेरिया भी हम डिस्कस करेंगे आगे। So when there are few, that is 2 to 10 sellers in the market selling homogeneous or differentiated, चलिए दूसरे क्राइटेरिया के बारे में भी जिक्र कर लेते हैं। दूसरा क्राइटेरिया यहां पर इंपॉर्टेंट है ही नहीं। बताइए परफेक्ट कंपटीशन के लिए क्या बोला जाता है? ये बोला जाता है कि जो सारे प्रोडक्ट्स हैं वो आइडेंटिकल होने चाहिए, मतलब होमोजीनियस होने चाहिए। ये वाला क्राइटेरिया एप्लीकेबल होता है परफेक्ट कंपटीशन में। फिर जब बात आती है मोनोपोली की, तो मोनोपोली में तो होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, क्योंकि वहां तो एक ही प्रोडक्ट होता है। कुछ और हो तो कंपेयर करो ना बेटा कि होमोजीनियस है कि डिफरेंशिएटेड है। अकेला एक प्रोडक्ट है तो काहे का होमोजीनियस और काहे का डिफरेंशिएटेड। फिर हम लोगों ने पढ़ा था मोनोपोलिस्टिक। तो मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है? वहां तो डिफरेंशिएटेड होना चाहिए। तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि होमोजीनियस जो है ना, वो क्राइटेरिया हम यूज करते हैं बेटा परफेक्ट कंपटीशन में, और डिफरेंशिएटेड वाला हम लोग यूज करते हैं इम्परफेक्ट में, जिसे हम मोनोपोलिस्टिक भी कहते हैं। और मोनोपोली में नन। चलिए मैं लिखे देता हूं यहां पर, मोनोपोली में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड का। चलिए, तो यहां पर ओलिगोपोली में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो प्रोडक्ट ये लोग बेच रहे हैं सारे कॉम्पिटिटर्स मिलकर, वो होमोजीनियस है या डिफरेंशिएटेड है। और डिफरेंशिएटेड भी आप समझते हैं बेटा, मॉडर्न वर्ल्ड में जो डिफरेंशिएटेड होता है वो होता है डिफरेंशिएशन ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांड नेम, जैसा हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर रहे थे। देयर आर सब्सटेंशियल बैरियर टू एंट्री, याद रखना बेटा। चलिए बैरियर टू एंट्री के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आप मुझे बताइए परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? नो बैरियर। मोनोपोली में क्या होता है? स्ट्रिक्ट, एकदम स्ट्रिक्ट बैरियर होता है कि नहीं आ सकता कोई। यहां हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कोई नहीं ही आ सकता। सब्सटेंशियल, अच्छा खासा बैरियर है। दम है तो तोड़ के आ जाओ, मना ही नहीं है, पर अच्छा खासा बैरियर है। लेकिन मोनोपोली में जितना भी दम लगाने हैं लगा लो, तुम तोड़ नहीं सकते। वो मोनोपोली होती है। जब बैरियर का जिक्र करेंगे तो वापस मैं एक बार बता दूं, परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है? नो बैरियर। मोनोपोली में क्या होता है? स्ट्रिक्ट बैरियर होता है, कोई आ ही नहीं सकता। मोनोपोलिस्टिक में क्या है? उसमें भी हमने पढ़ा था नो बैरियर। मोनोपोलिस्टिक में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वहां पर कोई बैरियर नहीं होता है। मैं वापस याद दिला देता हूं आपको, ये देखिए, फ्रीडम टू एंट्री एंड एग्जिट। मोनोपोलिस्टिक में कोई बैरियर नहीं होता था। लेकिन यहाँ ओलिगोपोली में चूंकि गिन चुन के 2-4 लोग हैं जो एक ही तरीके का बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पर अच्छा खासा बैरियर होता है। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान में टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज, जियो, एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन, चलो बीएसएनएल को भी काउंट कर लो। एक नया बंदा इस फील्ड में आना चाहता है, नहीं आ सकता, बहुत मुश्किल है।
सब्सटेंशियल बैरियर है। ऐसा नहीं कि नहीं ही आ सकता, अडानी अगर चाहें तो आ सकते हैं, उनके पास पर्याप्त पैसे हैं। ऐसा नहीं कि नहीं ही आ सकते, आ सकते हैं। सब्सटेंशियल बैरियर है, हर कोई ऐरा गैरा नहीं आ सकता। इतना बड़ा इकोनॉमिक बैरियर है, जो है वो तो compete कर नहीं पा रहे हैं। एयरटेल तो compete कर नहीं पा रहा है जियो से, आइडिया वोडाफोन compete कर नहीं पा रहा है, बीएसएनएल की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। कोई नया प्लेयर हिम्मत नहीं कर पाएगा इतना पैसा लगाकर वहां पर आने का। In oligopoly, firm makes its market policy on the expected behavior of the few close rivals. देखो बेटा, परफेक्ट कंपटीशन में ना किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस का डिसीजन आपको लेना नहीं होता है, और एक्चुअली कोई भी चीज आपके हाथ में रहती ही नहीं है वहां पर कुछ खास बहुत ज्यादा, सिवाय प्रोडक्शन करने के। मोनोपोली में सारा डिसीजन आपको लेना है, आप ही रह जाओ, कोई है ही नहीं कॉम्पिटिटर आपका। मोनोपोलिस्टिक में वहां पर जो डिसीजन लिया जाता है मोनोपोली के जैसा ही लिया जाता है, बिकॉज समहाउ यू आर एंजॉइंग द मोनोपोली, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, बिकॉज ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। लेकिन जब बात आती है ओलिगोपोली की, तो ओलिगोपोली में यहां पर चूंकि गिन चुन के 2-4 ही कॉम्पिटिटर्स हैं, सारे कॉम्पिटिटर्स की नजर एक दूसरे के ऊपर बनी हुई रहती है। सब एक दूसरे की स्ट्रेटजीज को, बिजनेस स्ट्रेटजीज को कीनली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, बिल्कुल बारीक नजर बना के रखे हुए रहते हैं कि कौन क्या एक्शन ले रहा है, तुरंत दूसरी फर्म क्या करती है, रिएक्ट करती है। That's why in oligopoly, firms makes its market policy on the expected behavior of the close rivals. जो तुम्हारे राइवल्स मतलब कॉम्पिटिटर्स, जो तुम्हारे क्लोज राइवल्स हैं, जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके बिहेवियर के बेसिस पर आप क्या करते हैं, अपना डिसीजन लेते हैं। इन ओलिगोपोली सेलर्स आर प्राइस मेकर्स। याद रखना बेटा, ये लोग प्राइस टेकर्स नहीं होते हैं। कौन कौन प्राइस टेकर होता है, कौन कौन प्राइस मेकर होता है, एक बार जल्दी से फिर से रिव्यू कर लेते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में बताइए फर्म्स क्या होती हैं, प्राइस टेकर्स। मोनोपोली में जो फर्म होती है वो क्या होता है, प्राइस मेकर। मोनोपोलिस्टिक, मोनोपोलिस्टिक में आप होते हैं प्राइस टेकर, आप प्राइस खुद डिसाइड नहीं कर सकते हैं। मोनोपोलिस्टिक में आप होते हैं प्राइस टेकर। मैंने बताया था बेटा, फिर से मैं वहां नहीं जा रहा हूं, मैं यहीं से दोहरा देता हूं। मोनोपोलिस्टिक में मैंने आपको बताया था कि पहले आप ये डिसाइड करते हैं कि आपको कितनी क्वांटिटी बेचनी है, फिर जितनी क्वांटिटी आपको बेचनी होती है उसके बेसिस पर आप डिसाइड करते हैं कि आपका प्राइस कितना रहने वाला है। आप डिसाइड नहीं करते हैं, मार्केट डिसाइड करके देता है आपको। दैट्स वाई वहां पर भी हम कहेंगे कि आप प्राइस टेकर ही हो। प्राइस मेकर दो ही लोग हैं बेटा, एक तो मोनोपोली, एक मोनोपोली, और दूसरा ओलिगोपोली। एग्जाम्पल, इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल है ओलिगोपोली का ओपेक। ऑयल प्रोड्यूसिंग जो कंपनीज हैं, जो खाड़ी के देश हैं, हमारे गल्फ कंट्रीज हैं, उनका जो एसोसिएशन है ओपेक, वो जो है इसका बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है पूरी दुनिया में ओलिगोपोली का। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक सेलर्स, जितना भी सॉफ्ट ड्रिंक पूरे हिंदुस्तान में बिक रहा है मेनली दो ही कंपनीज बना रही होती हैं, एक है पेप्सी और दूसरा है एक पेप्सिको है और एक कोका कोला है। तो पेप्सिको एक कंपनी है और एक कोका कोला जो कंपनी है, वो दोनों मिलकर ही पूरे मार्केट को कैप्चर करके रखी हुई है, और एक दो होंगे प्लेयर तो अलग बात है, अदरवाइज 2-4 लोग ही हैं। टेलीकम्युनिकेशन का भी एग्जांपल यहाँ पर आ सकता है। फीचर्स, अब फीचर्स आपको काफी अच्छे से ध्यान से समझना चाहिए बेटा, क्योंकि फीचर्स के बेसिस पर ढेर सारे सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। एक्चुअली ये पहचान होती है ओलिगोपोली की, कि आप ओलिगोपोली को कैसे पहचानेंगे, वो इसके फीचर से ही आता है। सबसे पहला फीचर है स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस। याद रखना बेटा, ये फीचर कहीं और नहीं था, परफेक्ट कंपटीशन में नहीं था, मोनोपोली में नहीं था, मोनोपोलिस्टिक में नहीं था। स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस, मुझे क्या स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेना है मेरे पड़ोसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो भाई साहब ने क्या मूव किया है। उसके मूवमेंट के हिसाब से, उसके डिसीजंस के हिसाब से, उसकी स्ट्रेटजीज के हिसाब से मुझे अपनी स्ट्रेटजी लगातार चेंज करनी होती है। जैसे गेम्स में होता है ना, आगे चल के आएगा, इसमें गेम थ्योरी है, जैसे गेम्स में होता है, बैट्समैन क्या एक्शन लेगा ये पहले से डिसाइडेड नहीं है, वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉलर ने क्या एक्शन लिया है। अगर बॉलर ने अलग तरह की बॉल डाली
तो बैट्समैन अलग तरह का डिसीजन लेगा। बॉलर ने एक और अलग तरह की बॉल डाली तो बैट्समैन कोई और दूसरा डिसीजन लेगा। मतलब बैट्समैन का डिसीजन यहाँ पर इंडिपेंडेंट नहीं होता है। डिसीजन ऑफ बैट्समैन इज डिपेंडेंट अपॉन द डिसीजन ऑफ बॉलर। सिमिलरली यहाँ पर डिसीजन ऑफ अ फर्म इज नॉट इंडिपेंडेंट। वो आंखें बंद करके डिसीजन नहीं ले रहे होते हैं, वो डिसीजन बाद में लेते हैं। पहले अपने कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं कि भाई मेरे पड़ोसी क्या कर रहे हैं, मेरे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, गिन चुन के हाथों में गिनने लायक ही तो कॉम्पिटिटर है मेरे दो चार, सबको एनालाइज करो कौन कौन क्या क्या एक्शन ले रहा है। अकॉर्डिंगली ये लोग भी क्या करते हैं, अपने डिसीजन लेते हैं। तो आपका डिसीजन आपका नहीं है, आपके कॉम्पिटिटर्स के डिसीजन से इन्फ्लुएंस्ड है। एयरटेल जब जियो लॉन्च हुआ तो जियो ने जब अपने प्राइस काफी कम कर दिए तो सबको कम करना पड़ा। जब कोई एक बंदा एक्शन लेता है तो बाकी लोगों को भी वहां पर रिएक्ट करना पड़ता है। तो याद रखना बेटा, ये काफी इंपॉर्टेंट फीचर है, स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस। अंडर ओलिगोपोली ईच सेलर इज बिग इनफ टू इन्फ्लुएंस द मार्केट। और चूंकि गिन चुन के दो चार लोग ही होते हैं बेटा मार्केट में, सब बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, और इतने बड़े बड़े प्लेयर होते हैं कि वो अकेले अपने डिसीजन से पूरे मार्केट को अफेक्ट कर सकते हैं। So under oligopoly, each seller is big enough to influence the market. पूरे मार्केट को अकेला एक बंदा इन्फ्लुएंस कर सकता है। A market has to necessarily respond to its rivals' action and simultaneously the rivals also respond to the firm's action. हम एक्शन लेंगे तो हमारा कॉम्पिटिटर रिएक्ट करेगा, हमारा कॉम्पिटिटर एक्शन लेगा तो हम रिएक्ट करेंगे। हम दोनों एक दूसरे के एक्शन पर रिएक्ट करते जा रहे हैं और अकॉर्डिंगली हम दोनों का स्ट्रेटजी के रिस्पेक्ट में इंटरडिपेंडेंस है। चलिए दूसरी बात यहां पर सिमिलर टू मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मैंने मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आपको बताया था बेटा, वहां पर नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। ओलिगोपोली में भी ऐसा ही होता है बेटा, नॉन प्राइस कंपटीशन होता है। पेप्सी और कोका कोला दोनों एक दूसरे के खिलाफ जितना एड कैंपेन चलाना है चला ले, करोड़ों रुपए फूक दें, लेकिन वो कभी प्राइस कंपटीशन में नहीं आते हैं कि मैं 1 रुपए सस्ता कर देता हूं, ये बोलेगा मैं 2 रुपए सस्ता कर देता हूं, ये 3 रुपए सस्ता कर देगा, ये 4 रुपए। उनको दोनों को मालूम है कि अगर हम प्राइस वॉर में जाएंगे तो ये भी डूबेगा, हम भी डूबेंगे, उसका भी नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। ये कोई रिवेंज का खेल तो चल नहीं रहा है ना, कि पर्सनली हम लेकर चल रहे हैं कि हम तो डूबेंगे सर, हम तुमको भी लेकर डूबेंगे, हम तो प्राइस करेंगे तुमको भी करना पड़ेगा कम। ऐसा नहीं चलता वहां पर वो विन विन पोजीशन पे रहना चाहते हैं, बोलते हैं तुम भी प्रॉफिट कमाओ हम भी प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि वहां पर वो बनिया बुद्धि लगा रहे होते हैं, सॉरी ऐसा नहीं बोलना चाहिए पर वहां पर वो बिजनेसमैन की बुद्धि लगा रहे होते हैं कि हम जो है यहाँ पर क्या करेंगे, तुम भी प्रॉफिट कमाओ हम भी प्रॉफिट कमाएंगे। नॉन प्राइस कंपटीशन। इंपॉर्टेंस ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड सेलिंग कॉस्ट। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब आप नॉन प्राइस कंपटीशन करोगे तो आपको यहाँ पर हाई एक्सपेंडिचर बियर करना पड़ेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ पब्लिसिटी। ग्रुप बिहेवियर बेटा ये भी सिर्फ यहीं पाया जाता है। देखिए ये जो नॉन प्राइस कंपटीशन वाला मामला था वो तो मोनोपोलिस्टिक में भी था, लेकिन ये जो स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस है वो खासियत है ओलिगोपोली की। ग्रुप बिहेवियर ये भी खासियत है ओलिगोपोली की। ग्रुप बिहेवियर मतलब भेड़ चाल। भेड़ चाल कहने का मतलब समझते हो ना बेटा, एक भेड़ अगर गलती से कुएं में गिर जाए तो पीछे पीछे सारी भेड़ कुएं में गिर जाती है। यहां पर भी ये लोग ऐसा ही करते हैं, अगर एक ने प्राइस अपना कम कर दिया तो बाकी सब खटाक से अपना प्राइस कम कर देंगे। एक ने अगर अपने प्रोडक्ट में कोई स्पेसिफिक फीचर दे दिया तो सब अपने प्रोडक्ट में वही फीचर डाल देंगे। एक ने अपने प्रोडक्ट में एआई टूल डाल दिया तो बाकी सब भी अपने प्रोडक्ट में एआई टूल डाल देंगे। एक मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर ने, सेलफोन मैन्युफैक्चरर ने ये डिस्प्ले जो टच पैनल है वो वाला फोन लॉन्च कर दिया, सारे के सारे लोग अपनी स्ट्रेटजी चेंज करके सब ने क्या कर दिया, सेम टच पैनल वाला फोन जो है वो लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। एक ने इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया, सब ने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया। तो बात समझना बेटा, यहाँ भेड़ चाल चल रही होती है। एक बंदा जो एक्शन लेता है और दिखता है कि थोड़ा बहुत भी सक्सेसफुल हो रहा है तो बाकी सब के सब उसके डिसीजन को अपनी कंपनी में, अपने फर्म में एप्लीकेबल कर देते हैं। लेकिन यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है, यहां जो बिहेवियर होता है वो ग्रुप बिहेवियर होता है। एक बंदा जो करता है, द फर्म एक्ट्स टुगेदर एज अ ग्रुप रादर देन इंडिविजुअल। द एक्शन ऑफ वन फर्म, एक फर्म एक्शन लेगी, ट्रिगर्स द रिएक्शन बाय अदर।
बाकी सबके एक्शन को ट्रिगर कर देती है। जैसे प्राइस वाला मामला यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल के रूप में मैंने यहाँ पर अटैच किया है, बट इट इज नॉट जस्ट एन एग्जाम्पल, ये कॉन्सेप्ट भी है। अगर एक फर्म अपना प्राइस कम करती है ना, तो दूसरा भी कर देती तुरंत। तीसरे ने कम किया तो ये दोनों फिर से कम कर देंगे। जब प्राइस कम किया जाता है तो बाकी सबके सब तुरंत एक्ट करते हैं। जैसे कल की डेट में अगर रिलायंस जियो अपना मोबाइल फोन का रिचार्ज जो 500 रुपए का है उसको घटा के 400 रुपए कर दे, तो मजाल एयरटेल की, मजाल यहां पर आइडिया वोडाफोन की कि वो लोग कम ना करें, क्योंकि अगर वो कम नहीं करेंगे तो अगले महीने से सब लोग क्या करना चालू कर देंगे, स्विच करना चालू कर देंगे। एयरटेल वाले बोलेंगे भाई स्विच करो जियो में, बाकी सब बोलेंगे स्विच करो, और उनका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही ये कम करेगा प्राइस तो बाकी लोग भी कम कर देंगे। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि एक बंदा जब प्राइस बढ़ाए तो बाकी लोग उसको फॉलो करें। याद रखना बेटा, भेड़ चाल तभी रहती है जब प्राइस कम किया जा रहा होता है, जब मामला प्राइस का होता है। कोई और मामला हो फीचर्स वगैरह का या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने का तो मामला अलग है, लेकिन जब मामला प्राइस का होता है तो प्राइस में गजब की बात होती है। प्राइस कम होता है तो सब लोग तुरंत रिएक्ट करते हैं, लेकिन प्राइस जब बढ़ाया जाता है तो बाकी लोग फॉलो नहीं करते हैं, कहते हैं बढ़ाओ, करो बेवकूफी तुम प्राइस बढ़ाओगे, तुम्हारे कस्टमर जो हैं वो तुम्हारा प्रोडक्ट छोड़कर हमारा प्रोडक्ट खरीदेंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट कंपैरेटिवली क्या है, सस्ता है, क्योंकि तुमने तो दाम बढ़ा दिए। तो जब प्राइस कम करोगे तो सब फॉलो करते हैं, प्राइस बढ़ा दोगे तो कोई फॉलो नहीं करता है। याद रखिएगा ये बात। प्राइस कट बाय वन फर्म triggers the rival to also cut the prices. However, rivals usually do not follow the price increase. आगे चल के यही कॉन्सेप्ट हम पढ़ने जा रहे हैं किंग्ड डिमांड कर्व के फॉर्म में। ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है ओलिगोपोली की। यहां ये नहीं पूछा जाएगा उसका डिमांड कर्व कैसा होता है, हॉरिजॉन्टल होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है ना भैया, यहां तो अनोखा ही बनता है। ओलिगोपोली में डिमांड कर्व बनता है किंग्ड डिमांड कर्व। सर ये क्या होता है सर, बताते, अब डिस्कस करेंगे हम लोग। एक और खासियत होती है बेटा ओलिगोपोली में, गिन चुन के दो चार लोग होते हैं ना बिजनेस करने वाले, तो वो आपस में मिलकर कॉल्यूट कर जाते हैं, बोलेंगे यार प्राइस तुम कम करोगे फिर मुझे कम करना पड़ेगा, एक काम करते हैं ना सब मिलके प्राइस डिसाइड कर लेते हैं। दो चार लोग ही तो है ना हम लोग, आपस में मिलकर डिसाइड कर लेते हैं क्या प्राइस रखना, प्राइस में कंपटीशन नहीं करेंगे हम लोग, इसको बोलते हैं कॉल्यूजन। सिर्फ प्राइस के रिस्पेक्ट में नहीं होता है, दूसरे भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन हो सकते हैं जिसके रिस्पेक्ट में ये आपस में मिलकर डिसाइड कर लें। जब ये इस प्रकार से कॉल्यूट करते हैं तो इसे हम कार्टेल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, कार्टेल। इसके बारे में भी आगे चल के हम डिटेल्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। आपको याद रखना है ओलिगोपोली की क्या पहचान होती है। क्या किसी और मार्केट फॉर्म में आपने पढ़ा कि स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस होता हो ना, यहीं पर होता है। क्या किसी और मार्केट फॉर्म में आपने पढ़ा कि ग्रुप बिहेवियर होता है, कि जैसा एक बंदा बिहेव कर रहा है बाकी सब वैसा बिहेव करने लग जाएंगे, यही होता है। किंग्ड डिमांड कर्व कहीं और नहीं होता बेटा, यही होता है। कार्टेल, कार्टेल का कॉन्सेप्ट और कहीं पर आता ही नहीं है, कॉल्यूजन का कॉन्सेप्ट और कहीं पर आता ही नहीं है, यही आता है बस इसी मार्केट फॉर्म में। स्ट्रेटेजिक बिहेवियर एनालिसिस, ये दो लोगों ने मिलके ये एनालिसिस किया है, वॉन न्यूमैन और ऑस्कर मॉर्गनस्टर्न। ये दो लोगों ने मिलकर ये बिहेवियर आइडेंटिफाई किया है। तो पहले तो ये नाम आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में एक दो बार पूछा गया है कि ये जो गेम थ्योरी है, गेम थ्योरी इन ओलिगोपोली, ये किसने दी है। गेम थ्योरी इन ओलिगोपोली ये इन दोनों ने मिलकर दिया हुआ है। क्या है ये गेम थ्योरी, बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है। मैं अभी क्रिकेट का एग्जांपल लेकर आपको बता रहा था कि बैट्समैन क्या रिएक्ट करेगा, ये बॉलर के एक्शन के ऊपर डिपेंड करता है कि बॉलर ने क्या एक्शन लिया है। प्लेयर ए चूजेस स्ट्रेटजी एक्स, ये प्लेयर ए मान लेते हैं कि बॉलर है। अकॉर्डिंगली जो प्लेयर बी है वो अपनी स्ट्रेटजी चूज करेगा कि उसे बॉल रोकनी है, कि चौका लगाना है, कि छक्का लगाना है, कि बैट लगाना ही नहीं है छोड़ देना है जाने दो कीपर के पास।
ठीक। ओलिगोपोली में यहाँ ये मान के चल रहे हैं कि दो प्लेयर हैं, प्लेयर ए है और प्लेयर बी है। दो लोगों ने मिलकर यहाँ पर ओलिगोपोली तैयार की है। प्लेयर ए जो स्ट्रेटजी बनाएगा उस स्ट्रेटजी के बेसिस पर डिपेंड करेगा कि दूसरा प्लेयर क्या स्ट्रेटजी बनाने जा रहा है। दोनों की अपनी अलग अलग स्ट्रेटजी है। रिजल्ट डिपेंड्स ऑन बोथ चॉइसेस। जो भी रिजल्ट आने वाला है आपके डिसीजन का, वो सिर्फ आपके डिसीजन पर नहीं आने वाला है। आपने डिसीजन लिया और आप सोचेंगे कि आपके डिसीजन के बेसिस पर आपके फर्म का रिजल्ट आएगा, प्रॉफिट लॉस जो भी डिसीजन आएगा वो नहीं। जो भी रिजल्ट आने वाला है वो आपका डिसीजन एज वेल एज आपके पड़ोसी का डिसीजन, क्योंकि आप सब आपस में यहां पर इंटरडिपेंडेंट हैं। सो रिजल्ट डिपेंड्स ऑन बोथ चॉइसेस, नाइदर कैन डिसाइड द आउटकम अलोन, both must consider what the other will do. They use mathematical tool. और मामला इतना गंभीर हो जाता है कि ढेर सारे मैथमेटिकल टूल, मैथमेटिकल थ्योरीज यूज करके हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि वो भाई साहब ने क्या एक्शन लिया है, उसका हमें क्या रिएक्शन करना चाहिए, दोनों मिलकर एग्जैक्टली क्या रिजल्ट देने वाले हैं, हम जो एक्शन लेंगे उसका वो क्या प्रोस्पेक्टिव एक्शन ले सकता है। दुनिया जहान की सारी चीजें मैथमेटिक्स के ढेर सारे टूल्स के थ्रू आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है और देन फिर आप अपना स्ट्रेटेजिक डिसीजन लेते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। और इसके बावजूद, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी बहुत बार ऐसा होता है कि आपके द्वारा लिया गया डिसीजन आपके फेवर में नहीं आता है, आपके अगेंस्ट चला जाता है। ये तो गेम थ्योरी है जो इन्होंने दिया है। इसी गेम थ्योरी का एक्सटेंशन है जिसे हम जीरो सम गेम के नाम से पुकारते हैं। इसी गेम थ्योरी का एक्सटेंशन है जिसे हम जीरो सम गेम के नाम से पुकारते हैं। जीरो सम गेम का मतलब यह है कि बेटा मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट 100 रुपए का होने वाला है और यहां पर 3 फर्म इन्वॉल्व है ए बी सी। अगर ए को फायदा हो रहा है 40, बी को फायदा हो रहा है 40 और सी को फायदा हो रहा है 20। ए ने कोई ऐसी स्ट्रेटजी लगाई कि उसका प्रॉफिट 40 से बढ़कर 50 हो गया, तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों में से किसी न किसी को प्रॉफिट लूज करना पड़ा होगा। फॉर एग्जांपल मैंने इसका प्रॉफिट कम कर दिया 5 से और इसका भी प्रॉफिट कम कर दिया 5 से। अल्टीमेटली जो टोटल प्रॉफिट है वो पहले भी 100 था और अभी भी 100 है। जुए के खेल में ऐसा होता है बेटा, जब कुछ लोग आपस में ग्रुप बनाकर जुआ खेल रहे होते हैं, मान लेते हैं कि 10 लोगों का ग्रुप है जो मिलकर जुआ खेल रहे हैं और सबके जेब में 5-5 हजार रुपए हैं, तो टोटल कितना पैसा है यहाँ पर? 50,000 रुपए। 10 लोग और 5-5 हजार रुपए। कोई जीते या कोई हारे, अल्टीमेटली इन 10 के 10 लोगों के पास अंत में 10 घंटे भी बैठे रहेंगे ना वो लोग और जुआ खेलते रहेंगे, तो लास्ट में जब सबके पास पैसे काउंट किए जाएंगे तो टोटल कितना पैसा आएगा? 50,000 रुपए ही आएगा, क्योंकि उतना ही पैसा लेके बैठे थे वो लोग। हाँ, ये हो सकता है कि उनकी रिलेटिव पोजीशन चेंज हो चुकी होगी। इनिशियली सबके जेब में 5-5 हजार रुपए थे, हो सकता है कि अंत में किसी की जेब पूरी खाली हो गई हो, जीरो हो गया हो, किसी की जेब में 5 की जगह 7 हजार आ गए हो, किसी की जेब में 5 की जगह 10 हजार आ गए हो। ये रिलेटिव पोजीशन चेंज हो जाएगी, लेकिन अल्टीमेटली एज अ ग्रुप अगर आप देखेंगे तो एज अ ग्रुप सबका जो टोटल वेल्थ है, टोटल वर्थ है, वो 50,000 रुपए का ही रहेगा। दैट्स वाई से कहा जाता है जीरो सम गेम, कि भाई एक फूटी कौड़ी एक्स्ट्रा तुम लोगों ने नहीं कमाई है। एज अ ग्रुप अगर तुम्हारे एफर्ट को देखा जाए तो पहले भी तुम्हारे पास 50,000 रुपए थे, आज भी तुम्हारे पास 50,000 रुपए रीएलोकेट हो गए, वो अलग बात है। यहाँ ओलिगोपोली के बारे में भी यही बात कही जाती है कि जितना कंपटीशन करना है कर लो, ये जीरो सम गेम होता है, क्योंकि जो टोटल मार्केट शेयर होता है वो फिक्स्ड होता है 100%। इफ फर्म ए गेन, अगर ए का मार्केट शेयर 10% से बढ़ जाता है तो डेफिनेटली कोई दूसरा फर्म होगा जिसका मार्केट शेयर 10% से लूज कर जाएगा। एक फर्म जो गेन करती है वो दूसरे फर्म का लॉस होता है, जो नेट रिजल्ट होता है वो जीरो होता है। इसको हम जीरो सम गेम के नाम से पुकारते हैं। ये नाम आपसे एग्जाम में पूछा गया है, गेम थ्योरी आपको पूछा गया है कि कहाँ एप्लीकेबल होता है, जीरो सम गेम के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि ये क्या होता है। याद रखिएगा, इसके रिलेटेड सवाल आपसे एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ ओलिगोपोली। ओलिगोपोली बहुत अलग अलग प्रकार के होते हैं बेटा। इसमें कौन से फॉर्म में डिवाइड किया जा सकता है?
एक को हम कहते हैं परफेक्ट ओलिगोपोली या इम्परफेक्ट, परफेक्ट वाले को हम प्योर भी कहते हैं, इम्परफेक्ट वाले को हम डिफरेंशिएटेड भी कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। शुरुआत में हम लोगों ने पढ़ा ना बेटा यहाँ पर कि ओलिगोपोली में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि जो प्रोडक्ट है वो होमोजीनियस या डिफरेंशिएटेड होना चाहिए। अगर एक ऐसी ओलिगोपोली है जिसमें प्रोडक्ट होमोजीनियस है, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले लोग, सब के सब क्या प्रोवाइड कर रहे हैं बेटा? मोबाइल का डेटा ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या ही अंतर है उन सब में? कोई अंतर नहीं है, चाहे एयरटेल हो या जियो हो या एटसेट्रा हो, होमोजीनियस। तो ऐसे केस में इसे हम कहते हैं बेटा परफेक्ट। कहाँ गया? ऐसे केस में इसे हम कहते हैं परफेक्ट ओलिगोपोली या प्योर ओलिगोपोली। लेकिन क्या हो अगर प्रोडक्ट्स में ब्रांड के बेसिस पर डिफरेंशिएशन हो? अगर प्रोडक्ट में ब्रांड के बेसिस में या किसी और बेसिस पर कोई डिफरेंशिएशन हो, तो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट अगर आप मार्केट में बेच रहे हैं फिर भी आपके बीच में ओलिगोपोली है, तो इसे हम कहते हैं बेटा यहां पर डिफरेंशिएटेड या फिर इम्परफेक्ट ओलिगोपोली। जैसे कि अगर आप पेट्रोलियम के बारे में विचार करेंगे कि आप हिंदुस्तान पेट्रोलियम से खरीद लीजिए, और कौन सा आता है? भारत पेट्रोलियम होता है एक, एचपी होता है, और भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल होता है, और अब रिलायंस का भी आ गया है। 4 लोग हैं। जहां से पेट्रोल डलवाना है पेट्रोल डलवाओ बेटा, मिलना तो E20 ही है आपको, ठीक है? सेम पेट्रोल मिलना है। स्टील, आप जिंदल का खरीद लीजिए, आप टाटा का खरीद लीजिए, स्टील तो स्टील है। एल्यूमिनियम, आप चाहो जिससे खरीद लो। गिने चुने लोग हैं जो पूरे हिंदुस्तान में एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या स्टील मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या पेट्रोल रिफाइन कर रहे हैं, लेकिन इन सबका प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है। खासकर ये एल्यूमिनियम वाला सवाल आपसे पूछा जा रहा है, तो एल्यूमिनियम के रिस्पेक्ट में याद रखना बेटा कि एल्यूमिनियम एक तो ओलिगोपोली में आता है, दूसरा कौन सी ओलिगोपोली में आता है? ये प्योर वाले में आता है। टेल्कम पाउडर वगैरह का एग्जांपल यहाँ पर लिया जा सकता है अगर मामला इम्परफेक्ट ओलिगोपोली का होगा तो, क्योंकि एक कंपनी का टेल्कम पाउडर खरीदोगे तो बेटा उसमें खुशबू अलग तरह की होगी, दूसरे में खुशबू अलग तरह की होगी। अलग अलग प्रकार का टेल्कम पाउडर जो है वो मार्केट में अवेलेबल होता है, तो थोड़ा बहुत डिफ्रेंसिएशन वहां पर होता है ब्रांड के नाम पर। ओपन एंड क्लोज ओलिगोपोली, वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा कि ओलिगोपोली में जो एंट्री होती है वो सब्सटेंशियली वहां पर रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, अच्छा खासा रेस्ट्रिक्शन वहां पर होता है, पर कभी कभी हम ये मान के चल सकते हैं कि न्यू फर्म अगर आसानी से एंटर कर सकती है तो उसे हम ओपन ओलिगोपोली कह देते हैं, और अगर एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है कि नहीं एंटर कर सकते तो फिर उसे हम क्या कह देते हैं? क्लोज्ड ओलिगोपोली कह देते हैं। नॉट दैट मच टेस्टेड, नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट ये है बेटा आपका कॉल्यूसिव, इतनी बार पूछा गया है, इतनी बार पूछा गया है, मैं क्या बताऊं आपको कि कितनी बार आपको एग्जाम में ये वाला कॉन्सेप्ट पूछ लिया गया है, क्योंकि यही पाया जाता है। जैसे ही बात ओलिगोपोली की आती है, उंगलियों में गिने चुने वो लोग होते हैं बिजनेस करने वाले, सब आपस में मिलके अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं एक साथ। वो बोलते हैं भैया एक दूसरे की गर्दन काटना बेहतर नहीं है, मिलके बिजनेस करते हैं, तुम भी पैसा कमाओ हम भी पैसा कमाएंगे, एक दूसरे से कंपटीशन करेंगे तो हमारा ही आपस में नुकसान होगा। तो आपस में वो लोग क्या क्या करते हैं? बैठ के चाय बिस्किट खाते हैं और आपस में स्ट्रेटजीज बनाते हैं। collusion, so when few firms of the oligopoly market come to a common understanding, तो collusion के लिए ये वर्ड यूज किया जाता है बेटा, ये कीवर्ड याद रखिएगा, कॉमन अंडरस्टैंडिंग, कि मुझे क्या करना है आपको क्या करना है, हम दोनों ने आपस में सहमत हो गए हैं कि हाँ हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। कॉमन अंडरस्टैंडिंग इज कॉल्यूजन। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग किसके रिस्पेक्ट में होती है? ये प्राइस के रिस्पेक्ट में हो सकता है, ये आउटपुट के रिस्पेक्ट में हो सकता है, ये दोनों के रिस्पेक्ट में हो सकता है। प्राइस के रिस्पेक्ट में मतलब हम कौन सी कीमत पर बेचेंगे, कोई भी हम इसमें से इस प्राइस को कम नहीं करेंगे, तो ये क्या हो गया? प्राइस के बेसिस पे कॉल्यूजन हो गया। कभी कभी प्रोडक्ट के बेसिस पर होता है कि कैसा प्रोडक्ट बेचना है, कितनी क्वांटिटी हमको बनानी है, यार ज्यादा क्वांटिटी बना दे रहे हैं हम सब मिलकर, मार्केट में उसका प्राइस कम हो जा रहा है, सप्लाई जरा कम करते हैं, थोड़ा तुम भी कम बनाओ थोड़ा हम भी कम बनाते हैं, कौन कौन कितना कितना बनाएगा आपस में डिसाइड कर लिया हम लोगों ने। ये जो कॉल्यूजन होता है ना बेटा, उसे ज्यादा पॉपुलरली आप कार्टेल के नाम से पुकारते हैं, तो कह दो कार्टेल, कह दो कॉल्यूजन, एक ही मतलब होता है। रेयरली पाया जाता है, लेकिन अगर किसी इकोनॉमी में ऐसा है कि जो ओलिगोपोलिस्ट हैं अब वो आपस में कॉल्यूजन नहीं कर रहे हैं, मिलीभगत नहीं कर रहे हैं, कोई कार्टेल नहीं बना रहे हैं, एक दूसरे से लड़े पड़े हैं, कंपटीशन करे जा रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ विज्ञापन किए जा रहे हैं, हाँ,
तो वो कॉम्पिटिटिव ओलिगोपोली है फिर, जो कि ज्यादा नहीं पाई जाती है, ज्यादा पाई जाती है कॉल्यूसिव। सो कॉल्यूजन जो ओलिगोपोली में होता है उसे हम कार्टेल के नाम से पुकारते हैं। कभी कभी ये फॉर्मल होता है, लोग सच में आपस में मिलकर कर रहे होते हैं। कभी डेलिबरेट होता है, जानबूझकर एक दूसरे से करवाया जाता है। कभी कभी ये इलीगल एग्रीमेंट्स के थ्रू भी किया जाता है मार्केट को कंट्रोल करने के लिए। बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप जो है वो कार्टेल नहीं है। अभी हम आगे चल के समझने जा रहे हैं कि बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप क्या होती है। तब हम इस पॉइंट पर वापस लौट कर आएंगे तो बात आपको ज्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगी। अभी बस इतना ध्यान रख लो कि आगे चल के हम समझने वाले हैं बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। एक बंदा प्राइस डिसाइड करता है, बाकी सब फॉलो करते हैं। एक बंदा प्राइस डिसाइड करता है, बाकी सब फॉलो करते हैं। तो वहां पर कोई कॉल्यूजन नहीं होता है, कोई कार्टेल नहीं होता है, फिर भी एक बंदा जो प्राइस डिसाइड करता है सब फॉलो कर रहे होते हैं। वन ऑफ द कार्टेल स्ट्रेटजी इज लीव लाइव एंड लेट लाइव। जियो और जीने दो, हिंदी में इसको ऐसा कह सकते हैं हम लोग, जियो और जीने दो। लाइव एंड लेट लाइव, तुम भी जियो और सबको जीने दो। ये भी एक प्रकार का कार्टेल का बिहेवियर होता है। इट इज अ टैसिट कोऑपरेटिव बिहेवियर। मतलब लोग खुद से ये कर रहे होते हैं, मतलब कोई एग्रीमेंट नहीं किया, कोई बैठ के समझौता नहीं किया, एक दूसरे से मिले भी नहीं हम लोग। हाँ, बस मालूम है कि यार ये दो चार हमारे कॉम्पिटिटर हैं, ना हम उनको छेड़ेंगे ना वो हमको छेड़ेंगे, ना हम प्राइस कम करेंगे ना वो प्राइस कम करेगा। हम कभी कोई ऐसा एक्शन नहीं लेंगे जिससे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स को बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाए, क्योंकि फिर वो एक्शन लेगा तो हमको तकलीफ हो जाएगी। तो ये आपस में एक मौन सहमति होती है ना। ये जो टैसिट वर्ड यहाँ पर यूज किया जा रहा है, लाइव एंड लेट लाइव, का मतलब ये है कोई बैठ के ऐसा नहीं होता है कि आओ भाई यहाँ पर एक एग्रीमेंट तैयार करते हैं, उसका हेडिंग होगा लाइव एंड लेट लाइव, सब लोग साइन करो भाई इधर, कि तुम भी जियोगे और बाकी लोगों को भी जीने दोगे, एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाओगे। नहीं, ऐसा कुछ होता नहीं है बेटा, ये कोई फॉर्मल एग्रीमेंट है ही नहीं। लिखा भी है मैंने कहीं पर, कहा, ये यहाँ लिखा हुआ है, वर्क थ्रू इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग। कोई एक्सप्लिसिट या एक्सप्रेस्ड अंडरस्टैंडिंग या एक्सप्रेस्ड एग्रीमेंट नहीं होता है, इम्प्लिसिट होता है। नॉट फॉर्मल कॉल्यूजन, ये कोई फॉर्मल कॉल्यूजन नहीं है। किस चीज के लिए होता है? अवॉइड प्राइज कंपटीशन। ये सबके बीच में एक मौन सहमति होती है, साइलेंट एग्रीमेंट। किसी ने कुछ किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन सबके बीच में यह समझ है कि भैया प्राइस के ऊपर नहीं खेलना है बस। रिस्पेक्ट ईच अदर्स मार्केट पोजीशन, मेंटेन स्टेबल प्राइसेस, ऑल अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और जब ये लोग इस प्रकार से काम कर रहे होते हैं तो सब के सब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट वहां पर जनरेट कर रहे होते हैं, क्योंकि तब तक कंज्यूमर को फायदा नहीं हो रहा होता है। तुम प्राइस कंपटीशन में उतरोगे तो कंज्यूमर को फायदा होगा ना। तुम तो यहाँ मौन सहमति बना के रखे हुए हो कि एक दूसरे के काम पे टांग नहीं अड़ाएंगे, तुम भी कमाओ हम भी कमाएंगे, तुमको भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हमको भी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, और कंज्यूमर कंज्यूमर पे करता रहेगा, डोंट वरी। इट रिफ्लेक्ट्स द रियलिटी दैट इन ओलिगोपोली एग्रेसिव कंपटीशन हर्ट्स एवरीवन। ये ओलिगोपोली की रियलिटी है सर। कभी कभी सच में लोग मिलके ऐसा कर रहे होते हैं, और कभी कभी ना मिले भी बिजनेसमैन के में इतनी समझ होती है कि वो इस प्रकार की स्ट्रेटजी बनाकर काम कर रहे होते हैं। उनको मालूम है कि अगर हम एग्रेसिव कंपटीशन करेंगे तो हम सामने वाला का नुकसान करेंगे, फिर सामने वाला हमारा नुकसान करेगा। तो फर्म्स चूज पीसफुल को एग्जिस्टेंस इंस्टेड। एग्रेसिव कैंपेन में जाने के बजाय ये लोग ये डिसाइड करते हैं कि भैया पीसफुली रहेंगे और को एग्जिस्ट करेंगे, थोड़ा हम भी बिजनेस करेंगे, थोड़ा तुम भी बिजनेस करो। पार्शियल और फुल ओलिगोपोली। पार्शियल ओलिगोपोली क्या होती है? पहले तो फुल ओलिगोपोली क्या होती है? फुल ओलिगोपोली का मतलब ये है कि ढेर सारी फर्म्स हैं और सारी फर्म्स बिल्कुल पीयर टू पीयर हैं, मतलब समान लेवल पर है। कोई भी एक फर्म ऐसी नहीं है कि इतनी बड़ी है कि वो लीड कर जाए इस ग्रुप को। सारे फर्म्स के लोग आपस में बिल्कुल एक ही लेवल पर काम कर रहे हैं, कि भाई एक बिजनेसमैन 50 करोड़ का बिजनेस कर रहा है तो दूसरा भी 60-70 करोड़ का कर रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि एक 50 करोड़ का कर रहा है और दूसरा 500 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, कोई एक बंदा है जो सबसे ऊपर निकल गया है, ऐसा नहीं है। अगर कभी ऐसा हो
कि हैं गिन चुन के 4-5 लोग ही हैं मार्केट में, लेकिन एक बंदा उन चारों पांचों में से सबसे आगे है। 4-5 फर्म ही हैं, लेकिन उस 4-5 फर्म में से एक फर्म ऐसी है जो सबसे आगे है, तो वो उस ओलिगोपोली के ग्रुप को लीड कर रही होती है। वो कहता मेरी मर्जी, जो मैं स्ट्रेटजी बनाऊंगा तुम लोग फॉलो करोगे, तुम लोग छोटे प्लेयर हो भाई, जैसा मैं कहूंगा वैसा तुम लोग करोगे। So oligopoly is partial when industry is dominated by one large firm. भाई 4-5 लोगों से मिलके तो इंडस्ट्री बनी है, और उन 4-5 फर्म में भी एक फर्म इतनी बड़ी है कि पूरी इंडस्ट्री को यहां पर वो डोमिनेट करने जा रहा है, विच इज कंसिडर्ड एज द लीडर ऑफ द ग्रुप। बेसिकली ये किस मामले में लीड कर रहा होता है? बेसिकली ये बंदा प्राइस के मामले में लीड कर रहा होता है कि प्राइस मैं डिसाइड करूंगा, बाकी तुम लोग वही प्राइस फॉलो करोगे। ठीक, बात समझ में आ गई यहां पर कि क्या होता है पार्शियल ओलिगोपोली। तो पार्शियल ओलिगोपोली की सबसे बड़ी पहचान जो होती है वो होती है प्राइस लीडरशिप। तो याद रखना, प्राइस लीडरशिप का भी जो कॉन्सेप्ट आता है, प्राइस लीडरशिप का भी जो कॉन्सेप्ट आता है वो ओलिगोपोली का है, और खासकर कौन सा ओलिगोपोली? पार्शियल, पार्शियल ओलिगोपोली का ये कॉन्सेप्ट है। क्या परफेक्ट कंपटीशन में हो सकता है प्राइस लीडरशिप? नहीं। और तुम डिसाइड ही नहीं कर सकते भाई, कितनी भी बड़ी फर्म क्यों ना हो, अगर परफेक्ट कंपटीशन है तो मार्केट डिसाइड करेगा, तुम तो प्राइस टेकर हो। प्राइस मेकर दो ही केस में थे, प्राइस मेकर एक आपका मोनोपोली में है, और प्राइस मेकर आपका दूसरा ओलिगोपोली में है। मोनोपोली में किस बात का लीडर भाई? अकेले तुम ही हो। ग्रुप हो तो लीड करोगे ना, तुम अकेले हो तुम किसको लीड करोगे? किस बात का प्राइस लीडर? हाँ, ओलिगोपोली एक और ऐसा मार्केट है जहां पर आप प्राइस डिसाइड करने का अधिकार फर्म के पास होता है, और यहां लोगों का ग्रुप होता है, और आपकी फर्म इतनी बड़ी है कि आप पूरी इंडस्ट्री को डोमिनेट कर सकते हो। नाउ यू आर द प्राइस लीडर। तो फिर से दोहरा रहा हूं बेटा, बात ध्यान से समझना। प्राइस लीडरशिप वाला जो कॉन्सेप्ट आता है वो ना परफेक्ट कंपटीशन में आता है, ना मोनोपोली में आता है, ना मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आता है, वो सिर्फ कहां पर आता है? ओलिगोपोली में आता है। क्या है प्राइस लीडरशिप? There may be a dominant firm, that is the large firm, surrounded by a large number of small firms in the oligopoly. The large firm has to decide the price, taking into account the behavior of these fringe firms. और ऐसा नहीं है कि ये जो बड़ी फर्म है वो अपनी मन मर्जी से, जैसे मोनोपोली में लोग प्राइस डिसाइड करते हैं वैसे प्राइस डिसाइड कर लेगा। अरे भाई, कभी कभी ये छोटे प्लेयर जो है ना, आपकी टांग खींच के गिरा सकते हैं आपको। इसलिए प्राइस डिसाइड करते समय आप सिर्फ अपना प्रॉफिट नहीं देख रहे होते हो, आप ये भी देख रहे होते हो कि जो एक्शन मैं लेने जा रहा हूं उसका क्या रिएक्शन ये चिल्लर चिल्लर फर्म्स करने वाली हैं। अगर मैं इन बातों को ध्यान नहीं रखूंगा, अगर मैं भूल जाऊंगा थोड़े समय के लिए भी कि म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है, स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस है, छोटे हैं तो क्या हो गया लेकिन इंटरडिपेंडेंट हैं, द मोमेंट मैं ये बात भूल जाऊंगा, ये टांग खींचेंगे, मैं गिरूंगा, ये आगे निकल जाएंगे। तो इन बातों का ख्याल रखते हुए ये लोग प्राइस डिसाइड करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्राइस लीडरशिप। दूसरा होता है यहां पर बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। बेटा प्राइस लीडरशिप अलग कॉन्सेप्ट है, और बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है। बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप रेफर्स टू अ सिचुएशन। बैरोमीटर क्या होता है बेटा? बैरोमीटर एक प्रकार का इंडिकेटर होता है। किसी भी चीज को इंडिकेट करने के लिए कोई सामान आपके पास है ना, जैसे आपके पास गाड़ी चला रहे हैं, सामने स्पीडोमीटर है, क्या है वो? एक प्रकार का बैरोमीटर है। ठीक है, जो किसी भी प्रकार की रीडिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है, किसी भी प्रकार का इंडिकेशन आपको दे रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कार ड्राइव कर रहे हैं, सामने वो डैशबोर्ड लगा हुआ है, क्या है बेटा? वो बैरोमीटर है। आप अवन यूज कर रहे हैं, अवन यूज करते समय सामने डिस्प्ले लगा हुआ है जो सारी चीजें बता रहा है कि कितना टेम्परेचर है, कितना टाइम है, क्या है, कैसा है, क्या है बेटा? वो बैरोमीटर है। बैरोमीटर मतलब जो कुछ आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, कुछ आपको इनपुट्स प्रोवाइड करता है, वो बैरोमीटर है। यहां पर बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप का मतलब यह होता है कि जो एक फर्म होती है, बाकी इंडस्ट्री उसे बैरोमीटर के रूप में क्या कर देती है? एक्नॉलेज कर लेती है। कभी कभी होता है ना, अपने यार दोस्तों के बीच में भी ऐसा होता है कि 4-5 दोस्तों का ग्रुप है, आप अक्सर ये देखते हैं कि यार ये वाला दोस्त जब कभी भी डिसीजन लेता है ना, यार इसका डिसीजन हमेशा सही होता है। होता है ऐसा कि दोस्तों का ग्रुप है या परिवार में कुछ लोगों का ग्रुप होता है,
कोई एक बंदा डिसीजन लेता, जब भी डिसीजन लेता है यार इसका डिसीजन हमेशा सही होता है। बाकी कोई और डिसीजन ले, कभी सही होता है कभी गलत होता है, ऐसा होता है वैसा होता है, लेकिन 100% नहीं, लेकिन 95% केसेस में या मोस्ट ऑफ द केसेस में ये भाई सबका डिसीजन बिल्कुल सही रहता है। ये फ्यूचर देख लेता है, ना जाने कैसे, पर ये फ्यूचर देख लेता है, भविष्य को प्रेडिक्ट कर लेता है। तो आप उसके डिसीजंस के ऊपर रिलाय करना स्टार्ट कर देते हैं कि यार इसने कोई डिसीजन लिया है तो सोच समझ कर लिया होगा, ये हमेशा सही ही डिसीजन लेता है, तो हम कभी कभी आंख बंद करके उसको फॉलो करने लग जाते हैं। सिमिलरली यहाँ पर क्या है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में हो सकता है कि तुम डोमिनेंट फर्म नहीं हो। यहाँ पर क्या है ना बेटा, डोमिनेंट फर्म होना जरूरी था। कहा गया आपका प्राइस लीडरशिप में फर्म का डोमिनेंट होना जरूरी था, कि बाकी सब फ्रिंज हैं। फ्रिंज मतलब छोटे छोटे हैं, और एक बंदा ऐसी पोजीशन पर है कि डोमिनेटिंग पोजीशन पर है। यहां पर नहीं, यहां पर कोई बंदा डोमिनेटिंग पोजीशन पर नहीं है, सब पीयर टू पीयर हैं, सब बराबर बराबर हैं, सब बराबर बराबर हैं। लेकिन इन सब में कोई एक फर्म ऐसी है जिसके ऊपर सब विश्वास करते हैं कि यार इसका डिसीजन सही होता है, ये जो एक्शन लेता है वो सब के सब क्या करते हैं, उसके ऊपर नजर बनाए रखे रहते हैं कि देखते रहो भाई कि ये क्या करने जा रहा है। अगर इसने प्राइस बढ़ाया तो हम भी बढ़ा देंगे, अगर इसने प्राइस कम किया तो हम भी कम कर देंगे, इसने प्रोडक्शन बढ़ाया तो हम भी बढ़ा देंगे, इसने कम किया तो हम भी कम कर देंगे, ये जो करेगा भाई हम भी करेंगे। ये सब उसको क्या करते हैं, एक बैरोमीटर के रूप में सेट कर देते हैं कि देखते रहो भाई ये इंडिकेटर है, ये जो करेगा भाई हमको भी करना है। तो barometric price leadership refers to a situation in which a price leader acts as a barometer। एक बंदा जो कि प्राइस लीडर होता है, प्राइस बढ़ाता घटाता रहता है, और वो बैरोमीटर के रूप में काम कर रहा होता है, इंडिकेटर के रूप में काम कर रहा होता है ऑफ द प्रिवेलिंग मार्केट कंडीशंस फॉर द अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री। बाकी सारी फर्म्स उसके ऊपर रिलाय करती हैं, वो बैरोमीटर के रूप में काम कर रहा होता है। फिर से दोहरा दो बेटा, नॉट नेसेसरी द डोमिनेंट फर्म, वो डोमिनेंट फर्म का अलग पोजीशन होता है। बाकी फर्म्स कहती हैं हम कर ही क्या सकते हैं भाई, हम अगर प्राइस बढ़ाएंगे घटाएंगे, कौन सुनता है हमारी मार्केट में, वो बड़ा आदमी है, वो जो करेगा वो सब फॉलो करते हैं। हाँ, तो वहां बात समझ में आती है। यहाँ सबके सब सेम पोजीशन पे हैं, बावजूद इसके तुम किसी बंदे के ऊपर रिलाय कर रहे हो और उसके प्राइस के मूवमेंट के हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स का प्राइस डिसाइड कर रहे हो। इसे हम कहते हैं बेटा बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप। वन फर्म, दैट इज द बैरोमीटर, announces a price change first and other firm follow that price as a signal of market condition without formal agreement। ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, आपस में कोई एग्रीमेंट नहीं है, मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया है कि सब लोग मुझे देखो और जैसा मैं कर रहा हूं वैसे तुमको भी करना है। बावजूद सबके सब जो है वो निगाहें टिका के बैठे हुए मेरे ऊपर ही, मुझे ही देखे जा रहे हैं कि भाई ये क्या कर रहा है, इसके हिसाब से मैं करूंगा, बिना किसी एग्रीमेंट के। यही बात मैं ऊपर यहां बता रहा था बेटा, कहाँ गया, हाँ, जब बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप होता है कोई कार्टेल नहीं होता बेटा, वहां पर कोई कार्टेल नहीं है, कोई कॉल्यूजन नहीं है, कोई समझौता नहीं है कि जैसा मैं करूंगा वैसा तुम लोगों को करना है। मैंने कहा था तुम लोगों को, तुम लोगों जो मेरे ऊपर नजर टिकाए बैठे हुए हो और जैसा मैं कर रहा हूं वैसे तुम कर रहे हो, देयर इज नो कॉल्यूजन, देयर इज नो कार्टेल। फिर भी लोग यहाँ पर ऐसा काम कर रहे हैं। इसलिए बोलते हैं कि ये नेचुरल मार्केट सिग्नल है या लीगल है, या कोई एग्रीमेंट यहाँ पर नहीं होता है। कहाँ गया बेटा आगे, सिंडिकेटेड या ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली। सिंडिकेटेड ओलिगोपोली का एग्जांपल आप ले सकते हैं, अब एग्जांपल मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं बता देता हूं ऐसा ही आपको। सिंडिकेटेड ओलिगोपोली में क्या होता है, 5 फर्म है, ए बी सी डी ई, सब बनाएंगे लेकिन सब इंडिविजुअली बेचेंगे नहीं। बनाएंगे सब इंडिविजुअली इंडिविजुअली, लेकिन बेचेंगे सब लोग अकेले अकेले नहीं, बेचेंगे हम एक ही दुकान पर लाकर। तो बनाएंगे सब अलग अलग और बेचने के लिए वो एक जगह पर ही लेकर आएंगे, एक ही साथ क्या करेंगे, सामान अपना बेचने की कोशिश करेंगे। इसे हम कहते हैं यहां पर syndicated oligopoly। Syndicated oligopoly refers to the situation where the firms sell their product through a centralized syndicate। एक ही जगह पर लाकर एक ही चैनल के थ्रू वो अपना सामान बेचने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसे हम कहते हैं बेटा यहाँ पर सिंडिकेटेड ओलिगोपोली। पूछा गया है, कई बार पूछा गया है, याद रखना बेटा, सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट होता है, सेंट्रलाइज्ड सिंडिकेट के थ्रू सामान बेचने की कोशिश हो रहा होता है। ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड ओलिगोपोली रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर द फर्म ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स इनटू द सेंट्रल एसोसिएशन फर्म फॉर फिक्सिंग प्राइसेस एंड
आउटपुट। एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे हम ज्वाइन कर लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसे हम क्या कर लेते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं, और फिर उस ऑर्गेनाइजेशन की जो गाइडलाइंस वगैरह होती हैं अकॉर्डिंगली उस गाइडलाइंस के हिसाब से उस रेंज में रहते हुए हम क्या कर लेते हैं, प्राइस डिसाइड करते हैं या आउटपुट हम अपना डिसाइड करते हैं। तो ये इस प्रकार का मामला है कि यहाँ एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन किया जा रहा है जहाँ पर सब मिलकर हम आपस में डिसाइड करते हैं। वो वैसा कॉल्यूजन नहीं है ना, सिर्फ इसमें हिंट दिया जाता है कि तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, नॉट मैंडेटरी। जब कॉल्यूजन होता है तो क्या होता है, जो शर्तें तय होती हैं वो सबके लिए मैंडेटरी होती है। यहाँ सिर्फ सलाह दी जा रही है, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर लिया है जहां पर लोग सलाह देते हैं, मानना है तो मानो, ना मानना है तो मत मानो, तुम्हारी मर्जी है। तो उसे हम ऑर्गेनाइज्ड कहते हैं। यहाँ पर नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, पूछा वगैरह नहीं गया एग्जाम में कभी, प्राइस एंड आउटपुट डिसीजन। मेन मुद्दा बेटा इक्विलिब्रियम का तो जिक्र किया ही नहीं हम लोगों ने कि ओलिगोपॉली में कौन से प्राइस पर बेचना है, कितनी क्वांटिटी बेचनी है, मैं कैसे डिसाइड करूं जिससे कि मेरा प्राइस मैक्सिमाइज हो जाए। तो सीधा सा जवाब है नहीं कर सकते। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो, नहीं कर सकते का क्या मतलब है? बोले कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला या इकोनॉमिकल फॉर्मूला या कोई ग्राफ वगैरह हम तुमको नहीं दे सकते। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो भाई, तुमने दिया परफेक्ट कंपटीशन के केस में, तुमने दिया कौन से केस में, मोनोपोली के केस में, और तुमने इम्परफेक्ट कंपटीशन जिसे आप मोनोपोलिस्टिक सब जगह पर तो बता रहे थे तुम कि ये तुम्हारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, ये तुम्हारा इक्विलिब्रियम प्राइस है, इतना इक्विलिब्रियम क्वांटिटी और इस प्राइस पर बेचोगे तो तुम्हें मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। फिर तुम्हारा प्रॉफिट नॉर्मल होगा, सुपर नॉर्मल होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, शॉर्ट रन में ऐसा, लॉन्ग रन में वैसा। यहां भी कुछ बता दो भाई, वैसा कोई फॉर्मूला नहीं है। नहीं इसलिए है क्योंकि वो सब तब पॉसिबल हो पा रहा था जब तुम्हारा डिमांड कर्व फिक्स था, जब तुम्हारा डिमांड कर्व डिटरमाइंड था, निकाला जा सकता था। यहां तो भाई तुम्हारे फर्म की डिमांड कितनी रहेगी वो तुम्हारे डिसीजंस के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। बाकी जगह पर क्या है, प्राइस के ऊपर डिपेंड करता है कि प्राइस ज्यादा कर देंगे तो डिमांड कम हो जाएगा, प्राइस कम कर देंगे तो डिमांड बढ़ जाएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व बनेगा। या यहां तुम्हारा डिमांड कितना रहने वाला है वो सिर्फ तुम्हारे डिसीजन के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तुमने प्राइस कम किया, तुम्हारे पड़ोसी ने और ज्यादा कम कर दिया, तुमने प्राइस कम किया, तुम्हारे पड़ोसी ने और ज्यादा कम कर दिया। तुम यहां सोच रहे हो कि प्राइस कम करने से डिमांड बढ़ेगा, डिमांड उल्टा कम हो गया। बातें यहां पर उतनी सिंपल नहीं है। ड्यू टू म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस, ड्यू टू स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस, मेरे अकेले का डिसीजन, मेरे अकेले का डिसीजन मेरे बिजनेस को अफेक्ट नहीं करता है, हम सबका क्यूमुलेटिव डिसीजन, हम सबका क्यूमुलेटिव डिसीजन हम सबके फर्म को अफेक्ट करता है। दैट्स वाई कभी भी ओलिगोपॉली के केस में आप डिमांड कर्व बनाने की कोशिश करोगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी, आप डिमांड कर्व बना ही नहीं पाओगे। और जब तुम्हारे पास डिमांड कर्व नहीं है मतलब एवरेज रेवेन्यू कर्व नहीं है, और अगर एवरेज रेवेन्यू कर्व नहीं है तो मैं कैसे बोलूं कि इसको कंपेयर करो मार्जिनल कॉस्ट के साथ। मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, मैं कैसे बोलूंगा इसको आपस में कंपेयर करो? कंपेयर नहीं कर पाओगे तो क्वांटिटी नहीं आ पाएगा, क्वांटिटी नहीं आ पाएगा तो प्राइस नहीं आ पाएगा, क्योंकि डिमांड कर्व भी सर्टेन नहीं है तुम्हारा। सब गोलमाल है इधर। तो सर फिर क्या करें सर, बताते हैं सर। द प्रोड्यूसर इन एन ओलिगोपोलिस्ट मार्केट फिक्सेस इट्स प्राइस एट अ प्राइस हायर देन, एक सिंपल सी बात है कि तुम कॉम्पिटिटिव मार्केट से तो ज्यादा रखोगे, जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है ना उससे प्राइस तुम ज्यादा रखोगे, लेकिन मोनोपोली से कम रखोगे। ऐसी कुछ बहकी बहकी बातें यहां पर की जा रही। मैं पूछ रहा हूं प्रिसाइज कि भाई प्राइस कितना रखूं, वो बोलता है देखो जितना परफेक्ट कंपटीशन में रखा जाता है उससे तुम ज्यादा रख लो, और जितना मोनोपोलिस्टिक में रखा जाता है उससे तुम कम रख लो। मैंने कहा वो तो मैं कर लूंगा, एग्जैक्टली कितना? बोले ना ना एग्जैक्टली मत पूछो बस हमसे तुम। परफेक्ट कंपटीशन में चूंकि बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं इसलिए बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, इसलिए प्राइस लोअर साइड में रखा जाता है। मोनोपोली में कोई कंपटीशन नहीं है तुम्हारे पास, क्योंकि तुम अकेले हो, इसलिए तुम प्राइस जो मर्जी में आए वो रख सकते हो, जनरली हायर। लेकिन ओलिगोपोली इन दोनों का मिक्स है एक तरीके से। फर्म की संख्या ना बहुत ज्यादा है ना अकेली एक है, फ्यू कॉम्पिटिटर्स आर देयर। तो तुमको इन दोनों के बीच में रखना है। अगेन उस सवाल का जवाब नहीं मिला कि एग्जैक्टली कितना रखना है। आइए उसी का रोना रोते हैं हम लोग, जो मैं अभी आपको बता रहा था।
decision in this market is affected by strategic behavior of a small number of rival firms. Before making decision, it has to be considered that whether rival firms will change or keep constant the price and quantity. मैं अगर एक्शन लूंगा तो मुझे सिर्फ कंज्यूमर के बारे में नहीं सोचना है कि मैं प्राइस बढ़ाऊंगा तो कंज्यूमर डिमांड कम कर देंगे या ज्यादा कर देंगे। प्राइस अगर मैं कम करूंगा तो डिमांड कम होगा, ज्यादा होगा, कितना होगा, सिर्फ मुझे कंज्यूमर्स के बारे में नहीं सोचना है। कंज्यूमर तो बाद में आएगा, पहले पड़ोसी के बारे में सोच लूं कि मैं जो एक्शन लूंगा उसका ये लोग क्या रिएक्शन करेंगे, और देन अकॉर्डिंगली मुझे डिसीजन लेना होता है। दैट्स व्हाई मामला काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है यहाँ पर। Therefore, an oligopolist firm cannot have sure or determinate demand curve. आपके पास कोई श्योर या डिटर्मिनेट डिमांड कर्व नहीं होता है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो डिमांड कर्व होता है वो इनडिटर्मिनेट होता है। आप प्रिसाइजली डिटरमाइन कर ही नहीं सकते कि आपका डिमांड कैसे बिहेव कर रहा है, आपका डिमांड कर्व क्या बनने वाला है। तो याद रखना, परफेक्ट कंपटीशन में डिमांड कर्व डिटर्मिनेट था, मोनोपोली में भी था, मोनोपोलिस्टिक में भी था। ये पहली बार है जब हम डिमांड कर्व नहीं बना पा रहे। मोनोपोलिस्टिक सॉरी ओलिगोपोली के केस में डिमांड कर्व नहीं बना पाते हैं हम लोग प्रिसाइजली। तो ये वर्ड याद रखिएगा बेटा, इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। कई बार पूछा गया है आपसे इनडिटर्मिनेट डिमांड कर्व। कैसे इनडिटर्मिनेट होता है डिमांड कर्व, अभी और हम समझेंगे आगे जब हम किंग्ड डिमांड कर्व के बारे में पढ़ेंगे। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है इसके बारे में, अभी आने ही वाला है, इसके बारे में भी समझेंगे हम। Since the demand curve is keep shifting as the rivals change their prices in reaction to the price changes made by it. लगातार मेरा डिमांड कर्व कभी इधर शिफ्ट कर रहा है, कभी उधर शिफ्ट कर रहा है, कभी बढ़ जा रहा है, कभी घट जा रहा है। Since demand curve is unknown, price and quantity cannot be ascertained. Price, equilibrium price, quantity, equilibrium quantity cannot be ascertained by economic analysis. भूल जाइए, इकोनॉमिक एनालिसिस मतलब वही ग्राफ बनाना, इक्विलिब्रियम निकालना, प्राइस पता करना, क्वांटिटी पता करना, नॉर्मल प्रॉफिट होगा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, पता लगाना। सब कैसे करते बेटा हम लोग, ग्राफ बनाकर इकोनॉमिक एनालिसिस करके। बोलता पॉसिबल नहीं, इधर इधर नहीं कर सकते। हाउएवर इकोनॉमिस्ट्स हैव एस्टैब्लिश्ड अ नंबर ऑफ प्राइस आउटपुट मॉडल। फिर भी इकोनॉमिस्ट ने काफी मेहनत करके कुछ प्राइस आउटपुट मॉडल्स हमारे लिए तैयार किए हैं जो ओलिगोपोली के मार्केट में बिहेवियर को समझने में हमारी मदद करते हैं। 3 मॉडल्स का जिक्र हमारे पास किया जा रहा है। कुछ इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि यार ऐसा तो काम नहीं चल सकता ना कि तुम डिसाइड ही नहीं कर पाओगे कि प्राइस कितना और क्वांटिटी कितना, कुछ तो डिसीजन लेना पड़ेगा तुमको। तो बोले तुम मान लो कि इंटरडिपेंडेंस है भी यहां पर। तुम ये मान लो कि देयर इज नो इंटरडिपेंडेंस और 4 राइवल्स हैं तुम्हारे। हाँ, डिसीजन लेते समय भूल जाया करो थोड़ी देर के लिए कि कोई राइवल भी है तुम्हारा। तुम सिर्फ कंज्यूमर को देखो, तुम सिर्फ कंज्यूमर को देखो कि प्राइस बढ़ाना है कि घटाना है, कौन से प्राइस पर बेचना है, क्या करना है। तुम भूल जाओ कि कुछ तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स हैं। हालांकि ये तो वैसी बात हो गई कि जैसे जो शुतुरमुर्ग होता है वो रेत में अपना सर घुसाकर सोचता है कि वो बच गया, उसकी पूरी बॉडी बाहर होती है, उसको लगता है कि कोई मेरा शिकार नहीं कर पाएगा, मैं बच गया। तो ये बात कुछ ऐसी ही है कि अपने राइवल्स नहीं है ये सोचकर डिसीजन लेना। पर कुछ इकोनॉमिस्ट ऐसा हमको सजेस्ट करते हैं कि आप ऐसे कर सकते हो। इट इज एज्यूम्ड बाय सम इकोनॉमिस्ट दैट oligopolist firm ignores their interdependence and make their decision independently. When interdependence is ignored, the demand curve become definite. Obvious सी बात है सर, जैसे तुम इंटरडिपेंडेंस को इग्नोर करोगे तुम्हारा डिमांड कर्व क्या हो जाएगा, शिफ्ट होना बंद कर देगा, वो डिटर्मिनेट हो जाएगा। और जब वो डिटर्मिनेट हो गया है तो उसके बाद तो बेटा सारा खेल आपको मालूम है कि एक बार मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू को हम क्या करेंगे, आपस में देखेंगे कहां पर दोनों बराबर हैं। वो 2 कंडीशंस पूरी हो रही हैं, जिस पॉइंट पर वो दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी वो निकाल के देगा इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। इक्विलिब्रियम क्वांटिटी निकल गया तो निकाल लोगे इक्विलिब्रियम प्राइस, और दोनों निकाल लिए हो तो बाद में पता चल जाएगा कि प्रॉफिट नॉर्मल या सुपर नॉर्मल या फिर लॉस। दूसरा मॉडल, दूसरे मॉडल में ये माना जाता है कि यार ये पहला मॉडल तो काफी वेग है, ऐसे कैसे आंख बंद कर लोगे कि कॉम्पिटिटर नहीं है, कॉम्पिटिटर तो है ना। दूसरा मॉडल ये कहता है कि कॉम्पिटिटर क्या रिएक्ट करेगा इसे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं।
अब तो अनसर्टेनिटी नहीं रह गई ना कि अगर मैं ये एक्शन लूंगा तो ये लोग ऐसे ऐसे रिएक्ट करेंगे और ये लोग ऐसे ऐसे रिएक्ट करेंगे तो मेरे प्रॉफिट या लॉस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। जब तुम प्रिडिक्ट कर पाओगे तब भी तुम्हारा डिमांड कर्व क्या हो जाता है, डिटर्मिनेट हो जाता है, शिफ्ट करना बंद कर देता है। और जैसे ही डिमांड कर्व डिटर्मिनेट हो गया, आप अगेन यहां पर क्या कर सकते हैं, प्रॉफिट आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सॉरी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इक्विलिब्रियम प्राइस आप क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सम इकोनॉमिस्ट एज्यूम दैट ओलिगोपोलिस्ट एबल टू प्रेडिक्ट the reaction pattern of his competitors on the basis of this production। इस प्रोडक्शन के बेसिस पर आप क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं प्राइस और क्वांटिटी के बारे में। तीसरा मॉडल ये कहता है कि ये सब झंझट से तुम बचना चाहते हो, अनसर्टेनिटी से बचना चाहते हो, तुम सब आपस में कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ रहे हो कि तुम कुछ एक्शन ले रहे हो, वो रिएक्ट कर रहा है, फिर उसके ऊपर तुम रिएक्ट कर रहे हो, फिर ऐसा चल रहा है वैसा कर रहा है, आपस में झगड़ रहे हो। एक काम करो भाई, एक टेबल पे मिलते हैं, चाय बिस्किट खाते हैं, आपस में डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा एक्शन क्या होगा, तुम्हारा एक्शन क्या होगा, सबका एक्शन सबको पता रहेगा कि कौन कौन क्या एक्शन लेने वाला है। और जब सब आपस में मिल ही गए हैं तो क्या इसे हम कॉल्यूजन के नाम से पुकारते हैं। तीसरा मॉडल कहता है कॉल्यूजन, कार्टेल, सब खेल खत्म। जैसे ही कॉल्यूजन होगा, जैसे ही कार्टेल होगा, जो प्राइस लाइन है, जो डिमांड कर्व है, वो डिटर्मिनेट हो जाएगा। देन आसानी से आप क्या कर सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आप निकाल सकते हैं। सो दे ज्वाइंटली एक्ट एज अ मोनोपोली। ऑब्वियस सी बात है बेटा, जब वो सब एक साथ आ जाएंगे, जब कार्टेल हो जाता है तो वो ज्वाइंटली एक मोनोपोली की तरह बिहेव कर रहे होते हैं। अब चार ही लोग तो थे मार्केट में और चारों एक साथ आ गए और एक साथ डिसीजन ले रहे हैं, तो समहाउ ये मोनोपोली क्रिएट हो गई यहाँ पर। Organization and fix their prices in such a manner that their joint profits are maximized। obvious सी बात है। They will then share the profit, market or output among them as agreed। Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC, बार बार इसका एग्जांपल लिया जाता है बेटा, रट लेना ये एग्जांपल कि ये ओलिगोपोली में आता है, कार्टेल में आता है। बेस्ट एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ एग्रीमेंट अमंगस्ट ओलिगोपोलिस्ट। एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो ओलिगोपोली का हमको पढ़ना है यहाँ पर, किंग डिमांड कर्व। टाइम कितना है बेटा, अच्छा 1 घंटा हो रहा है, कोई बात नहीं बेटा, 10-15 मिनट लगेगा, ये हो जाएगा, ज्यादा नहीं है। किंग डिमांड कर्व एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ये जो कॉन्सेप्ट है किंग डिमांड कर्व का, ये दिया प्रोफेसर पॉल ए स्विजे, इसलिए इसे स्विजी मॉडल के नाम से भी पुकारा जाता है, नाम से भी पूछा गया है, याद रखिएगा। किंग डिमांड कर्व का मॉडल इन्होंने दिया हुआ है। ये इस प्रकार से किंग्ड है, कुबड़, कुबड़ निकला हुआ है, जैसे ऊंट के पीठ पर होता है ना, किंग। ये जो प्राइस आपको नजर आ रहा है, ये है प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, कि हम सब ओलिगोपोलिस्ट मिलकर फिलहाल इस कीमत पर बेच रहे हैं। अब होता क्या है ना, जैसे ही आप प्राइस कम करोगे तो सब आपको फॉलो करने लग जाते हैं। इसलिए यहां पर कहा जाता है कि ये होता है प्राइस बढ़ाना, सॉरी प्राइस कम करना जो है वो मोर सेंसिटिव होता है। क्या होता है, मोर सेंसिटिव। मतलब प्राइस आप कम कर दोगे, जैसे प्राइस आपने कम कर दिया तो आप देख पा रहे हैं कि जितना प्राइस आपने कम किया, मुझे ये बताओ बेटा, प्राइस कम करने पर डिमांड बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। प्राइस कम करने पर डिमांड बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो ये आपने यहां पर प्राइस कम कर दिया। थोड़ा और दूसरा एग्जांपल यहां से लेता हूं, ये लीजिए, प्राइस आपने कम कर दिया, दिख रहा बेटा कि प्राइस कम हो गया, पहले प्राइस इतना था, प्राइस अब इतना हो गया। और प्राइस कम करने से क्या होना चाहिए, डिमांड बढ़ना चाहिए। ये लो बेटा, डिमांड बढ़ गया। पहले आपका प्राइस इतना हुआ करता था, ये जो बड़ी लाइन नजर आ रही है, अब आपका प्राइस इतना हो गया है, ये जो छोटी लाइन नजर आ रही है। पहले आपका डिमांड इतना हुआ करता था, ओ एम,
और आपका डिमांड अब इतना हो गया है। क्या आप ऑब्जर्व कर पा रहे हैं बेटा यहाँ पर कि प्राइस हम लोगों ने कितना सारा कम कर दिया था, इतना सारा प्राइस कम कर दिया हम लोगों ने, और डिमांड थोड़ा सा ही बढ़ रहा है। मतलब इतना बड़ा एक्शन कि प्राइस में इतना सारा कम कर दिया, और रिएक्शन डिमांड बढ़ा तो कितना सा बढ़ा, थोड़ा सा। मतलब यहां पर जो इलास्टिसिटी है वो कम है, लेस रिस्पॉन्सिव है मार्केट। यार मैंने अच्छा खासा प्राइस कम किया था, डिमांड अच्छा खासा बढ़ना चाहिए था, तो मैं कहता कि मार्केट रिस्पॉन्सिव है। यहां मैंने प्राइस अच्छा खासा कम कर दिया और मार्केट है कि रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा। अरे क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, वो भी तो देखो कि इसके पहले की मार्केट, इसके पहले की कंज्यूमर रिस्पॉन्स करता, तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स ने रिस्पॉन्स कर दिया। पढ़े थे ना हम लोग कि जैसे ही आप प्राइस कम करोगे बाकियों ने भी प्राइस कम कर दिया। दैट्स वाई तुम्हारे प्राइस करने से डिमांड कम करने से डिमांड बढ़ा, लेकिन जितना तुम सोच रहे थे उतना नहीं बढ़ा। तो जब तुम प्राइस कम करोगे तो मार्केट लेस रिस्पॉन्सिव होता है, इलास्टिसिटी कम होती है। एक काम करो, तुम प्राइस बढ़ा के देखो, समझ में आ जाएगा तुमको। ये लो, तुम प्राइस बढ़ाकर देखो, तुम प्राइस सिर्फ थोड़ा सा बढ़ाओ, ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये लो, तुम प्राइस थोड़ा सा बढ़ाओ और इस एक्शन का तुम रिएक्शन देखो। यहां पे हम जज नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट मिनट में, और यहां पर थोड़ा दूर में लेता हूं एग्जांपल। क्या हो जा रहा है भाई। चलिए मैं ऐसे ही बनाता हूं, प्राइस आप थोड़ा सा बढ़ाइए यहां पर और डिमांड ज्यादा कम हो जाएगी। प्राइस आपने थोड़ा सा ही बढ़ाया है, हल्का सा यहां पर। एंड व्हाट अबाउट द डिमांड, डिमांड बहुत ज्यादा कम हो गया है। हम कहेंगे ये गजब की बात है भाई, जब मैं प्राइस बढ़ा रहा था, सॉरी जब मैं प्राइस कम कर रहा था तो मार्केट ने उतना रिस्पॉन्स नहीं किया। मैंने तो ये सोचा था कि मैं प्राइस कम करूंगा तो डिमांड अच्छा खासा बढ़ जाएगा और मुझे अच्छा खासा फायदा होगा। प्राइस मैंने इतना सारा कम कर दिया, डिमांड इतना सा बढ़ा बस। तब तो मार्केट रिस्पॉन्सिव नहीं था, तब तो वो लेस इलास्टिक था। लेकिन द मोमेंट मैंने प्राइस बढ़ाया, मेरा डिमांड धड़ाम से नीचे गिर गया। थोड़ा सा प्राइस बढ़ाया हूं तो डिमांड कम होगा, ये मुझे मालूम था, लॉ ऑफ डिमांड मैंने भी पढ़ा हुआ है कि मैंने प्राइस बढ़ाया तो डिमांड कम होना चाहिए था। इतना कम हो जाएगा क्या? मैंने बोला ऐसे कैसे हो गया, तो बोले ऐसा इसलिए हो गया क्योंकि तुम तो प्राइस बढ़ाए, पर तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स ने अब तुमको फॉलो नहीं किया। अब कॉम्पिटिटर्स ने प्राइस नहीं बढ़ाए तो तुमने प्राइस बढ़ाए, तुम्हारा प्रोडक्ट कंपैरेटिवली महंगा हो गया, बाकियों का प्रोडक्ट सस्ता हो गया, तुम्हारे कंज्यूमर वहां शिफ्ट कर गए। तो तुमने प्राइस बढ़ाया तो तुम जानते थे कि कुछ कंज्यूमर तो निकल कर चले जाएंगे, और इतने सारे चले गए क्योंकि बाकी लोगों का प्राइस, कंपैरेटिव प्राइस सस्ता है, कंपैरेटिवली प्रोडक्ट उनका सस्ता है। मामला सिंपल सा है बेटा, यहां पर मामला ऐसा है कि जब तुम प्राइस कम करते हो तो इलास्टिसिटी होती है लेस, और जब तुम प्राइस बढ़ाते हो तो इलास्टिसिटी होती है मोर। दैट्स वाई तुरंत इलास्टिसिटी चेंज हो जाती है, और यही वो कारण है जिस कारण से हमारा जो डिमांड करवाता है वो क्या आता है, किंग्ड डिमांड करवाता है। और ये जो बिहेवियर है, ये जो बिहेवियर है जिसे स्विजी मॉडल में बताया जा रहा है, इस बिहेवियर को आप रिजिडिटी ऑफ प्राइस के नाम से पुकार सकते हैं। रिजिडिटी ऑफ प्राइस, कि चूंकि ओलिगोपोली मार्केट में ये इलास्टिसिटी इस प्रकार से बिहेव करता है कि प्राइस कम करोगे तो लेस रिस्पॉन्सिव रहता है और प्राइस बढ़ाओगे तो मोर रिस्पॉन्सिव हो जाता है। ओलिगोपोली में परफॉर्म करने वाला कोई भी फर्म प्राइस को ना बढ़ाना चाहता है ना घटाना चाहता है, क्योंकि प्राइस तुम कम करोगे तो भी तुम्हारा ही नुकसान है और प्राइस बढ़ाओगे तब भी तुम्हारा ही नुकसान है।
क्योंकि प्राइस कम करके तुम जितने डिमांड के इंक्रीज की उम्मीद कर रहे हो उतना होगा नहीं, तो ना करो भाई, प्राइस कम तो बेहतर है। और प्राइस बढ़ा के तुम सोचोगे कि मैं अपना इनकम बढ़ा लूंगा, तो प्राइस जैसे बढ़ाओगे ना, डिमांड धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। और जितना प्रॉफिट प्राइस बढ़ाने से तुमको फायदा ना होगा, उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा डिमांड के कम होने का, तो प्राइस बढ़ा भी नहीं सकते तुम। तो ओलिगोपॉली में ना तुमको प्राइस कम करने दे रहा है ये, ना तुमको ये प्राइस बढ़ाने दे रहा है। मतलब प्राइस में आ गई है रिजिडिटी, प्राइस में आ गई है रिजिडिटी। तो प्राइस के रिजिडिटी के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता है हमारा ये किंग्ड डिमांड कर्व। चलिए सर, मैं कंक्लूड कर देता हूं लास्ट टाइम, यहां पर ध्यान से सुनिए कि मुद्दा क्या है। किंग डिमांड कर्व के बारे में एक बात आपको ये ध्यान रखनी है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया, पॉल ए स्विजी ने दिया है। दैट्स वाई इसे हम स्विजी मॉडल के नाम से पुकारते हैं। क्या कहना है उनका, उनका ये कहना है कि प्राइस कम करोगे और प्राइस बढ़ाओगे, दोनों ही केस में प्राइस का जो मार्केट का जो रिस्पॉन्सिवनेस है वो अलग अलग है। मार्केट अलग तरीके से रिएक्ट करता है। जब आप प्राइस कम करोगे तो इलास्टिसिटी लेस होती है, और जब आप प्राइस बढ़ाओगे तो इलास्टिसिटी ज्यादा होती है। ये जो प्राइस यहां नजर आ रहा है वो कौन सा प्राइस है, ये प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस है। जैसा है वैसे ही रहने दो, रिजिडिटी है उसमें, ना तुम कम कर सकते ना तुम बढ़ा सकते। कम करोगे तो भी तुम्हारा ही नुकसान, बढ़ाओगे तब भी तुम्हारा ही नुकसान, क्योंकि कम करोगे तो लेस रिस्पॉन्सिव, इलास्टिसिटी इज लेस, बढ़ाओगे तो मोर रिस्पॉन्सिव, इलास्टिसिटी इज मोर, और दोनों ही आपके लिए नुकसानदायक है। इन ओलिगोपोली द डिमांड कर्व हैज कुबड़ at the level of prevailing price, that is present market price. Response to a price increase is more than response to a price decrease. जब भी प्राइस बढ़ाओगे तो उसमें जबरदस्त रिस्पॉन्स मिलता है आपको कि प्राइस बढ़ा है और डिमांड बहुत कम हो जाएगी। लेकिन जब प्राइस तुम डिक्रीज करोगे तो वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा कि यार मैंने प्राइस कम कर दिया तो डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, ना ना, वहां रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तुमको। सेगमेंट ऑफ द डिमांड कर्व अबव प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, वहां पर हाई इलास्टिसिटी होती है। रीजन, इफ द फर्म डिक्रीजेस द प्राइस बिलो, मैं बता चुका हूं बेटा, वहां पर पढ़ लेना आप। और जो नीचे होता है उसमें इलास्टिसिटी कम होती है। यहां इलास्टिसिटी ज्यादा, यहां इलास्टिसिटी कम। Thus each oligopolist is adhere, stick, rigid to the prevailing price, seeing no gain in changing it. इनको मालूम है बढ़ाएंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, घटाएंगे तब भी कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली किंग्ड डिमांड कर्व अकेला एक कॉन्सेप्ट नहीं है जो यहाँ यूज किया जाता है रिजिडिटी को एक्सप्लेन करने के लिए। रिजिडिटी को एक्सप्लेन करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट है, उसे हम कह सकते हैं यहाँ पर चैम्बरलेन मॉडल। क्या डिफरेंस है दोनों में, डिफरेंस तो बाद में, पहले सिमिलरिटीज देख लो। फर्म्स रिकॉग्नाइज देयर इंटरडिपेंडेंस, यहां पर भी क्या लिखा हुआ है बेटा, फर्म्स रिकॉग्नाइज देयर इंटरडिपेंडेंस। दोनों ही मॉडल में ये लोग इंटरडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं कि हम जो एक्शन लेंगे उसके कारण से हमारा कॉम्पिटिटर एक्शन लेगा, उस कारण से हमारे डिमांड पर क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है। दोनों के दोनों मॉडल इंटरडिपेंडेंस को रिकॉग्नाइज करते हैं। दोनों के दोनों मॉडल ये मानकर चलते हैं कि अभी तक कॉल्यूजन नहीं हुआ है, क्योंकि कॉल्यूजन अगर हो गया होता तो फिर तो विवाद की बात ही नहीं थी फिर। तो दोनों मान के चलते हैं कि फिलहाल कॉल्यूजन नहीं हुआ, इंटरडिपेंडेंस है और हमने कॉल्यूड नहीं किया है। दोनों के दोनों मॉडल ये भी मान के चलते हैं कि फर्म्स टेंड्स टू कीप प्राइस कांस्टेंट, कि प्राइस में यहां पर आने वाली है रिजिडिटी। दोनों के दोनों मॉडल ये मानकर चलते हैं कि जो प्राइस है वो रिजिड रहेगा, प्राइस यहां पर चेंज नहीं होने वाला है। फर्म्स यही चाहते हैं, ये दोनों मानकर चलते हैं। तो फिर दोनों मॉडल में डिफरेंस क्या है सर, डिफरेंस है यहां पर कि आप यहां प्राइस क्यों चेंज नहीं करना चाह रहे हो। रीजन, रीजन बिहाइंड नॉट चेंजिंग द प्राइस, रीजन बिहाइंड द रिजिडिटी। यहां क्या रीजन है बेटा, किंग्ड डिमांड कर्व का मॉडल क्या रीजन बता रहा है कि भाई साहब लोग क्यों प्राइस चेंज नहीं करते हैं। कारण यह है कि अगर मैं प्राइस कम करूंगा तो भी मेरा नुकसान है, क्योंकि मेरे राइवल अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स करेंगे, और अगर मैं प्राइस बढ़ा दूंगा तो भी मेरा नुकसान है, क्योंकि मेरे राइवल्स वहां पर रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। पूरा डर है यहां पर राइवल्स का कि ये नालायक मेरे एक्शन के हिसाब से रिएक्शन करते हैं, और दैट्स वाई मुझे कोई फायदा नहीं हो पाता है। तो यहां पर जो रीजन होता है ना बेटा, वो होता है फियर। कैसा डर, दैट राइवल्स विल ऑल्सो मैच द प्राइस कट, कि मैं तो प्राइस कम कर दूंगा,
मैं तो प्राइस कम कर दूंगा, लेकिन मुझे ये डर है कि जैसे मैं प्राइस कम करूंगा ये सारे नालायक ये लोग भी प्राइस कम कर देंगे और मेरे प्राइस कम करने का मुझे कोई फायदा नहीं मिल पाएगा। बेहतर है जिस प्राइस पर बिक रहा है उसी प्राइस पर बेचते रहो। ये कौन एक्सप्लेन कर रहा है? किंग। लेकिन ये चैम्बरलिन मॉडल जो है वो रिजिडिटी को एक अलग तरीके से डिफाइन करता है। इसका कहना है दे डिसाइड इंडिपेंडेंटली नॉट टू कट प्राइस। मतलब वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होकर नहीं करते हैं। उनका कहना है कि वो उनकी मर्जी चल रही होती है कि नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, वो इंडिपेंडेंटली कर रहे होते। तो इतना ही अंतर है यहाँ पर, इंडिपेंडेंटली और यहाँ पर राइवल्स के इन्फ्लुएंस में। पूछा जा रहा है एग्जाम में, इसलिए मैंने करा दिया। चैम्बरलिन मॉडल जो है वो ज्यादा डिटेल्स में आपके स्टडी मेट में नहीं दिया हुआ है, एग्जाम्स में पूछा जा रहा है, मैंने इसलिए नोट्स में यहाँ पर आपके लिए इनकॉर्पोरेट कर दिया है। ध्यान रखिएगा क्या डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। बस ये लास्ट कॉन्सेप्ट है बेटा हमारा। यहाँ पर जितना मार्केट फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा उसके अलावा भी 2-4 और मार्केट फॉर्म होते हैं, वो ओलिगोपोली के अंदर ही आते हैं। ओलिगोपोली को फर्दर इन 4 हिस्से में डिवाइड किया जा सकता है। एग्जाम में काफी पूछा जा रहा है बेटा। डिओपोली तो नाम से क्लियर है बेटा, 2 लोग, न 1 न 3, सिर्फ 2। सिर्फ 2 लोग हों तो क्या कहलाएगा? डिओपोली कहलाएगा। ओनली 2 सेलर्स। बायर्स, बायर्स के बारे में कोई सवाल जवाब नहीं, कम है ज्यादा है कितना है क्या है उससे हमको यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। हेलो, नहीं मैं आ रहा हूँ, 2 मिनट हो गए बस, लेक्चर खत्म हो रहा है, आ रहा हूँ। दूसरा है यहाँ पर मोनोप्सोनी, द मार्केट इन विच देयर इज ओनली वन बायर। बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, ओनली वन सेलर होता है तो मोनोपोली। ओनली वन बायर, बेचने वाले कितने भी हो सकते हैं, खरीदने वाला एक ही बंदा है। जैसे बेचने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन मिलिट्री के ड्रेस मिलिट्री खरीदेगी ना हमारे देश में, और कोई तो खरीद नहीं सकता वहां पर। मिलिट्री इक्विपमेंट्स कौन खरीदेगा हिंदुस्तान में? मिलिट्री खरीदेगी। हाँ बेचने वाले बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन खरीदने वाला एक ही बंदा है ना। सैटेलाइट के पार्ट्स बना रहे हैं हम लोग, अगर हम हिंदुस्तान के लिए बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मान लें कि हमारा इंटरनेशनल मार्केट नहीं है हमारे बिजनेस का, तो सैटेलाइट के पार्ट्स बना रहे हो तो इसरो खरीदेगा ना भाई, और कौन खरीदेगा उसको? तो खरीदने वाला कभी कभी एक ही बंदा होता है, तो मोनोप्सोनी कहलाता है। ओलिगोप्सोनी, जब यहां पर नंबर ऑफ बायर्स आर फ्यू। बेटा हम लोग यहां पर ओलिगोपोली पढ़े थे। ओलिगोपोली में क्या है? बेचने वाले कुछ लोग हैं गिनती के, हाथ में गिन सकते हैं। यहां पर खरीदने वाले गिनती के लोग हैं, खरीदने वाला अकेला एक ही बंदा हो, खरीदने वाला अकेला। जैसे यहां पर देखो बेटा, बेचने वाला अकेला बंदा हो तो मोनोपोली, खरीदने वाला अकेला एक बंदा हो तो मोनोप्सोनी। बेचने वाले कुछ लोग हो तो ओलिगोपोली, खरीदने वाले सिर्फ कुछ गिनती के लोग हो तो ओलिगोप्सोनी। बाइलैटरल मोनोपोली, गजब का सिचुएशन है, बेचने वाला भी एक खरीदने वाला भी एक। हालांकि रेयर मार्केट कंडीशन होती है, पर पता नहीं एग्जाम में क्यों बार बार पूछा जा रहा है ना, बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है बेटा। बेचने वाला भी एक खरीदने वाला भी एक ही बंदा बेच रहा है एक ही बंदा खरीद रहा है, आपस में वो लोग बिजनेस बिजनेस खेल रहे हैं 2 लोग। क्या बोलते हैं इसको हम लोग यहाँ पर? बाइलैटरल मोनोपोली। ठीक है सर। तो यहां पर हमारा ये यूनिट भी कंप्लीट होता है और इसके साथ ही ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट होता है। ओलिगोपोली आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ढेर सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिए इसको और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। चलिए सर, ये लेक्चर हम यहीं कंप्लीट करते हैं।